नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि बांका के मदरसे में हुए ब्लास्ट के करीब 60 घंटे बाद अररिया के एक गांव भी बम धमाके से थर्रा उठा। यहां धमाके में घायल अफरोज नाम के एक शख्स की निशानदेही पर 2 जिंदा बम भी बरामद हुए हैं। बांका में एनआईए जांच, अररिया में नया ब्लास्ट। बांका में मरा मुबिन, अररिया में घायल अफरोज। बांका में बारूद की गंध, अररिया में 2 जिंदा बम। मंगलवार को बांका के नवटोलिया मदरसे में हुए धमाके की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई कि गुरुवार रात अररिया के बैरगाछी इलाके का बुधेश्वरी गांव बम धमाके से दहल उठा। धमाके में अफरोज नाम का एक बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक ये बुजुर्ग ही बम धमाके का कसूरवार है, जिसकी निशानदेही पर 2 और जिंदा बम बरामद किए गए हैं। 2 बम बरामद है, जिंदा बम है, यहीं पर रखा हुआ था। ये घर के पीछे तरफ पड़ता है, सुनसान जगह, वहाँ पे रखा था और लगता है कि रात को ये लेने आए थे। इसी में छड़ था, छड़ से इनका कुर्ता फंसा है, गिर गया है, जिससे हाथ में बम था वो बम ब्लास्ट किया। बुरी तरह घायल बुजुर्ग अफरोज को बेहतर इलाज के लिए कटिहार रेफर किया गया है और पुलिस घटना स्थल से लेकर उसके घर तक धमाके के सबूत जुटाने में लगी है। अब तक की पूछताछ के आधार पर पुलिस ये कह रही है कि अफरोज ने ही बम बनाकर झाड़ियों के पीछे रखा था और गुरुवार रात को वो राजा नाम के एक शख्स पर हमले के इरादे से यहाँ बम लेने पहुँचा था, जिससे इसकी पुरानी दुश्मनी है। एक बार ये जेल भी गए हैं, दिल्ली में रहते थे। इनकी पत्नी जो है वो इनको छोड़ दी थी। ये 2 शादी की एक पत्नी छोड़ दी थी। उस पत्नी से राजा का संबंध हो गया था। इसी बात को लेके उसको राजा से फ्रिक्शन था, तो इसलिए ये जो है सो हो सकता है कि राजा को ही मारने के लिए बम बनाए होंगे। लेकिन बांका मदरसा ब्लास्ट के 2 दिन बाद हुए इस ब्लास्ट से चौकन्नी पुलिस बाकी एंगल से भी मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ये बात उसके गले नहीं उतर रही है कि कोई शख्स किसी की हत्या के लिए इतने बम क्यों बनाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। और उधर मदरसा में धमाके के बाद बांका के नवटोलिया गांव में सन्नाटा है। धमाके की जांच जारी है और लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बांका के मदरसे में हुए ब्लास्ट के 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन नवटोलिया में अभी भी खामोशी है। लोग सामने आने से कतरा रहे हैं। गांव के पुरुष पहले से फरार हैं, लेकिन महिलाएं भी मुंह खोलने को तैयार नहीं हैं। कुछ बच्चों से हमने मदरसे में तालीम और इमाम के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो पहले वो तैयार थे, लेकिन न्यूज़ 18 का कैमरा देखते ही वो भाग खड़े हुए। मतलब साफ है, ब्लास्ट को लेकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुरुष और महिलाएं दोनों नदारद हैं। आज कुछ महिलाएं नज़र जरूर आ रही हैं, लेकिन जब आज न्यूज़ 18 की टीम यहाँ बच्चों से जानकारी लेने आई कि जो यहाँ पे मदरसा ध्वस्त हुआ था, यहाँ पर मदरसा में बच्चे किस तरह के तालीम ले रहे थे। कुछ बच्चे शुरुआती दौर में सामने भी आए और उन्होंने बोला कि असलन उर्दू और फारसी की यहाँ पे शिक्षा ली जा रही थी। तो नवटोलिया मदरसा धमाके में मारे गए इमाम अब्दुल सत्तार मोबिन का कनेक्शन आजमगढ़ से रहा है, जो प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन सिमी का गढ़ रहा है। आजमगढ़ से कई आतंकी वारदातों का कनेक्शन रहा है और अब्दुल सत्तार मोबिन 12 साल से बांका के नूरी इस्लाम मस्जिद में काम कर रहा था। देवघर के कालीजोत गांव का रहने वाले अब्दुल मोबिन के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। हमारी टीम ने अब्दुल सत्तार मोबिन के गांव जाकर लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वो काफी दिनों तक आजमगढ़ में भी रहे हैं। शुरुआती पढ़ाई हुआ प्राथमिक विद्यालय बस्ती से, वहाँ से लेकर मिडिल स्कूल कुकराहा है। वहाँ से फिर उर्दू लाइन में चल गए। मुबारक कहते हैं अलजामियतुल इस्लामिया अशफिया सिक्की मुबारकपुर आजमगढ़। वहाँ से उन्होंने 2006-07 में दस्तारबंदी हुई। उसके बाद घर आए। घर आने के बाद उस साल मतलब फिर घर में रहे। फिर वहाँ से पढ़ाने की गर्ज से बांका के लगभग 9-10 में बांका पहुँचे।
और इस मामले में सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बम बनाने के लिए दूध के डिब्बों का प्रयोग किया गया। डिब्बों में विस्फोटक और कील भरे थे। पतली रस्सी से बांधा गया था उस बम को और देसी बम को बनाने के बाद बक्से में रखा गया था। अधिक बम एक साथ रखने के कारण यह विस्फोट हुआ। जो सूत्रों से शुरुआती जानकारी में क्या कुछ पता चला ही हम आपको बता रहे हैं कि पतली रस्सी से उसे बांधा गया था इस बम को। और इसके अलावा जो जानकारियां हैं कि देसी बम को बनाने के बाद उसे एक बक्से में रखा गया था और अधिक बम एक साथ रखने के कारण यह विस्फोट हुआ, धमाका हुआ। बक्से में रखने के कारण यह धमाका हुआ और बम बनाने की जो गलतियों की वजह से भी यह धमाका बताया जा रहा है। घटनास्थल से आरडीएक्स मिलने के प्रमाण नहीं मिले हैं और विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल संभव बताया जा रहा है। इसके अलावा फ्यूल ऑयल मिलाकर देसी बम को तीव्र किया जाता है, इस बात का भी पता चला है। बांका के नवटोलिया में मदरसे में ब्लास्ट के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने कहा कि इस मामले की सख्ती से जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से ऐसे तमाम मदरसों को बोर्ड से अनुबंधित कराने की मांग की ताकि उन पर निगरानी रखी जा सके। घटना मदरसे में घटी है, ये बहुत दुखद है हमारे बिहार के लिए और हम तमाम लोगों के लिए। और ये मदरसा ये है कि मेरे बोर्ड से इलाक़ नहीं है। मैं चाहूँगा कि ऐसे जितने मदरसे हैं प्राइवेट, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए ताकि कोई इस तरह का कोई घटना, कोई ऐसा मामला नहीं हो, ताकि हम इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें अगर वो सरकार से मंजूर रहते तो उनके अंदर निगरानी होती। जाँच की रिपोर्ट के बाद सख्ती से निपटा जाए इन लोगों से, जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे। ये तो जांच के आने का मामला है और ताकि आइंदा किसी तरह के इस तरह के दोबारा दोहराने का मौका ना मिले। अगर इसी को हम लोग कुचल देंगे, इसे वाकयात को, जो लोग मुलविस होंगे, कोई भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना से सख्ती से निपटने के बाद सीएम नीतीश कुमार विकास कार्यों को गति देने में जुट गए हैं। उन्होंने आज पटना के मीठापुर फ्लाईओवर पर मल्टी मॉडल हब का जायजा लिया और यहां 5 मंजिला इमारत बननी है। सीएम के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। सीएम लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे थे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है जिसमें सीएम मीठापुर फ्लाईओवर पर मल्टी मॉडल हब का जायजा ले रहे थे, तो दूसरी तस्वीर कल की है जिसमें सीएम पटना की सड़कों पर निकले, सड़कों का जायजा लिया और इस दौरान सीएम ने कई लोगों को बिना मास्क के देखा तो इस पर चिंता जाहिर की उन्होंने और लोगों को मास्क पहनने की अपील की। ये बहुत दिन से हम लोग इसके बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन है, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही, जब 7 सी तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए, नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया है। तो ये एक बात हो गई थी कि साइट पर फिर चल के देख लेंगे। तो अब ठीक बनाया इन लोगों ने। पहले आए थे उस समय भी कहा था कि इसको ऊपर से भी जोड़ने का और नीचे से सीधे रेलवे स्टेशन तक को जोड़ने का, तो वो सब बात हुई थी। तो देख लिया, अब ठीक बनाया है। अब उस डिजाइन पर बनेगा तो वो जो एरिया है आपका खाली देख रहे हैं किनारे में, उन सब जगहों पर बहुत अच्छा बिल्डिंग बनेगा। कई तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, कई तरह की चीजें होंगी, या जो लोग भी कोई व्यापार करते हैं उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। तो इन सब बातों पर ही लोग। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद 74 साल के हो गए। बिहार में कई जिलों में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केक काटा और लालू की लंबी उम्र की कामना की। तो सीएम नीतीश कुमार ने भी लालू प्रसाद को बधाई दी है। मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम
तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। लालू यादव है ये प्लांटेज फ्रूट ट्री एंड एवरी ईयर इट इज ड्यूटी ऑफ माई टू ग्रो फ्रूट ट्री। भाइयों बहनों बिजली आई। कभी अपने अल्हड़ और देसी अंदाज से विरोधियों को भी गुदगुदाने पर मजबूर कर देने वाले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव 74 साल के हो गए। चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद लालू भले ही पिछले 4 सालों से सक्रिय सियासत से दूर रहे हों, लेकिन उनके जन्मदिन पर बधाइयों और शुभकामनाओं का तांता लगा रहा। चारा घोटाले में जमानत पर चल रहे लालू फिलहाल दिल्ली स्थित बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं और वहीं परिवार के साथ बर्थडे का केक काटा। वहीं दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर लालू की तस्वीर के सामने उनकी आरती की। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। वहीं लालू प्रसाद के जन्मदिन पर वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने घोड़े पर सवार होकर रैली निकाली। रैली में महिलाएं भी शामिल हुई। लालू के चाहने वालों के साथ विरोधियों ने भी जन्मदिन की बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव को कुछ इस तरह जन्मदिन की बधाई दी। सर लालू जी को बधाई देंगे, आज उनका 74वां जन्मदिन। हमारी हम तो सबको बधाई देते। लालू के जन्मदिन के बहाने बिहार की सियासत में थोड़ी गर्माहट भी महसूस की गई, जब हम पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मिलने तेज प्रताप पहुंचे और फोन पर लालू यादव से मांझी ने बात की और लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि मांझी ने किसी तरह की सियासी बातचीत से इनकार कर दिया। लालू प्रसाद जी का आज जन्मदिन भी है और इसलिए उनको शुभकामना ट्वीट से भी दिया था। नीचे हो रही है और अभी दूरभाष पर भी उनको हमने जन्मदिन की बधाइयाँ दी, इसकी कामना किया। वहीं लालू के जन्मदिन पर बधाई के बहाने सियासत की एक और झलक दिखी, जब बीजेपी से निलंबित एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। ये बिल्कुल कल मुलाकात हुई थी, कल 9 बजे के आसपास मुलाकात हुई थी। जाकर के 15 मिनट बाद हुआ हालचाल उनको जानना था। उनका तबीयत बहुत अस्वस्थ है, बहुत अस्वस्थ है। देखना होगा लालू के जन्मदिन पर बधाई और बधाई के बहाने सियासी गर्माहट का असर क्या आने वाले दिनों में होता है। सवाल यह भी कि बिहार चुनाव में आरजेडी के पोस्टर से हटा दिए जाने वाले लालू के चेहरे को क्या फिर आरजेडी बुनाने की कोशिश में जुटा है। पटना से अमित, रवीश नारायण, वैशाली से राजीव मोहन और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के जन्मदिन पर उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भी आज उनसे मुलाकात की है और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की राजनीति में लोगों को उनकी कमी खल रही है और जनता के आशीर्वाद से जल्द ही वे सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे। लोग चाहते हैं कि फिर से वो जल्द से जल्द जो है मुख्य राजनीति में आए और जिस प्रकार से वो उनका जीवन रहा है संघर्ष का जी, और आज के दौर में सबसे ज़्यादा अगर देश को अगर ज़रूरत है तो ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो कि सीधे जो है सांप्रदायिक शक्तियों से चुनौती ले सके। ध्यान दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये रिकवर करे और लोगों का जिस प्रकार से प्यार दुआ मिलेगा जल्द से जल्द लालू जी लोगों के बीच हो। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने आज पटना में एनडीए के घटक दल हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई और सियासी गलियारे में इसके कई मायने तलाशे जाने लगे। अटकलें हैं कि एक बार फिर मांझी का मन डोल सकता है, लेकिन मुलाकात के बाद मांझी ने खुद साफ कर दिया कि वे पूरी जिम्मेदारी के साथ एनडीए में हैं और नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे गैर राजनीतिक संस्था को लेकर उन्होंने मुलाकात की और मांझी और तेज प्रताप की इस मुलाकात को जेडीयू ने भी सामान्य बात बताया, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि इस मुलाकात के मायने भविष्य में दिख सकते हैं। गठबंधन में ईमानदारी के साथ हम रह रहे हैं और गठबंधन धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में किसी प्रकार का चील फोड़ का सवाल ही नहीं है। और महागठबंधन जो हम लोग गठबंधन में हैं भी एनडीए में, तो स्पष्ट पहले भी मैंने कहा है, आज भी मैं कहता हूं कि हम वहाँ नीतीश कुमार के साथ हैं। पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आज सोचे कि बहुत दिन हो गया कोरोना काल के बाद, जब इतना दिन के बाद लॉकडाउन खुला तब आकर के सोचे कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस, और कोई पॉलिटिकल ऐसी कोई चर्चा। गैर राजनीतिक संस्था बनाने के बाद जो मांझी साहब कह रहे हैं वो क्या होगा गैर राजनीतिक? इसमें जैसे है कि जितने भी यंग यूथ है, जितने लोग
तमाम सामने आए और जितने भी पुराने पॉलिटिशियन हैं वो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने खुद बयान देकर यह स्पष्ट किया है कि इस मुलाकात के कोई भी राजनीतिक मायने निकालने की जरूरत नहीं है। बड़ी मजबूती के साथ उनकी पार्टी एनडीए के साथ बिहार में खड़ी है। तो इस मुलाकात और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार मांझी जी राज्य की कुछ ज्वलंत समस्याओं पर अपनी राय रख रहे हैं, मैं समझता हूँ इसके कई राजनीतिक मायने हैं और आने वाले समय में बिहार के राजनीति में कुछ नए समीकरण भी बन सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। नमामि गंगे परियोजना केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन पटना में गंगा रिसर्च सेंटर उद्घाटन के पहले ही बदहाली की कगार पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है नमामि गंगे परियोजना। इस परियोजना के तहत पूरे देश में कुल मिलाकर 16 घाट और 3 भवन बन चुके हैं। इन्हीं में से एक है पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर बना यह गंगा रिसर्च सेंटर। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा को शुद्ध और स्वच्छ रखने के साथ ही गंगा नदी पर भी अध्ययन किया जाना है और इसके लिए देश भर में रिसर्च सेंटर का निर्माण करवाया गया है ताकि गंगा पर अधिक से अधिक शोध किया जा सके। पटना में इस रिसर्च सेंटर का भी नाम गंगा रिसर्च सेंटर दिया गया है और ठीक बगल में गंगा नदी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में गंगा नदी के तट पर ये बसा हुआ है, बना है और 243 करोड़ से अधिक की लागत से इस रिसर्च सेंटर का निर्माण करवाया गया है। इस भवन को बनाए गए लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन इस भवन का अभी तक उद्घाटन भी नहीं हो पाया है और कुल मिलाकर यहाँ की जो तस्वीरें हैं वही बताने को काफी है कि उद्घाटन से पहले ही भवन की स्थिति धीरे धीरे जर्जर होती जा रही है। इस भवन की स्थिति जानने के लिए न्यूज 18 की टीम यहाँ पहुंची है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना नगर निगम पाटलिपुत्र अंचल का बोर्ड भी लगा हुआ है। फिलहाल पटना नगर निगम के नियंत्रणाधीन है ये और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था की गई है। 24/7 की ये व्यवस्था है। तस्वीरों में हम आपको अंदर लिए चलते हैं और देखिए तस्वीरों में यहाँ पर जो गार्ड हैं वो और दूसरे जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं ड्यूटी के दौरान। हम काहे रोकेंगे? मैं ताकत से रोकेगा नहीं। आपने वो बात नहीं है, आप क्यों रोक रहे हैं? मीडिया को क्यों रोक रहे हैं? यहाँ की सच्चाई हम दिखा रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ना हमारा नाम जान के क्या कीजिए? आप चलिए पहले बाहर नाम बताते, अब बाहर आइए ना, नाम बताते। आइए, आप लोग घुसने कैसे दे देते हैं? आइए। तो बिल्कुल देखिए ये अपना नाम नहीं बता रहे हैं, अपनी पहचान नहीं बता रहे हैं। केवल ये लिखा हुआ है कि निर्माण कार्य प्रगति पर है, अनाधिकृत प्रवेश न करें। मीडिया के लिए कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कैमरे पे हाथ मारी, हमारी टीम के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया। हम इनकी पहचान और नाम जानना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे। निश्चित तौर पर पटना नगर निगम के नियंत्रणाधीन ये सारी बिल्डिंग, हम नगर निगम के अधिकारियों से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे। और फिलहाल तस्वीर दिखाने का मकसद यही है कि नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसकी पटना में धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है और वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।